बीवी लेस्बियन है। उसे अपने पति से नहीं बल्कि मायके में रहने वाली एक लड़की या कहें सहेली से बेइंतहा मोहब्बत है। और इस मोहब्बत के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति को मिक्सी में पीस दूं ताकि कोई सबूत ही ना रहे। जो सर वाला हिस्सा था पति का, वो उसे पीस नहीं पाती है, काट कर अलग रखती है बाथरूम में। हाथ पैर को भी काटे जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन हड्डी की वजह से वो मिक्सी के जार में फिट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या किया जाता है, जो छाती, पेट, जांग वाले जो हिस्से होते हैं उसे महीन तरीके से जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने छोटे टुकड़े करने के बाद मिक्सी के जार में उसे रखकर पीसा जाता है। और फिर जो मांस का जो लोथड़ा निकलता है उसे काले पॉलिथीन जैसे कई पॉलिथीन बैग में जमा कर कर उसी घर के अंदर रखा जाता है। ये जो बीवी है, इस बीवी का नाम सीमा है। क्यों और कैसे इसकी पति की जो हत्या की जो प्लानिंग है वो सबके सामने जब आई तब हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लगभग वारदात वाली जगह से 150 किलोमीटर दूर तक इसने अपने पति की लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को पूरी जगह पर फैला दिया ताकि कुत्ते और दूसरे जानवर उस लाश को नोचे खाकर आगे निकल जाएं और कोई भी ऐसा सबूत पुलिस को ना मिल पाए जिससे साबित हो सके कि सीमा एक कातिल है, बीवी नहीं, एक ऐसी शैतान है जिसे सिर्फ और सिर्फ दूसरी औरतों में इंटरेस्ट है और पति में इंटरेस्ट नहीं है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? सीमा कोई भी शारीरिक संबंध अपने पति के साथ नहीं बनाती थी। तब पहली बार पति को भनक लगनी चाहिए थी कि बीवी का रिश्ता कहीं और है। और किसे पता था कि जो सीमा है उसकी सहेली के साथ ही वो हम बिस्तर होने के लिए उसने अपने नए नए शादीशुदा पति को ही मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। क्या है पर्दे के पीछे कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। ये जो पूरी वारदात है ये राजस्थान के जोधपुर से सामने आई है और यहाँ पर अब तक जो कातिल हैं जिन्होंने इतनी बेरहमी से हत्या की है उन्हें अभी तक सज़ा नहीं हुई है। ये केस जो है अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हमारा आपको बताने का इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि इतना हीनियस क्राइम हुआ, इतने ब्रूटल तरीके से मारा गया। जैसे दीपक ने आपको शुरुआत में बताया कि मिक्सी में बारीक बारीक टुकड़े किए गए ताकि किसी को पता ना चले, पुलिस को भी इस बात की भनक ना लगे, या तो पुलिस जो है वो सबूतों को इकट्ठा ही ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और ये जो आरोपी हैं ये रिमांड पर रिमांड इनकी बढ़ती जा रही है। अब ये पूरी जो वारदात है शुरुआत कैसे होती है और कौन है वो लड़का जिसका कत्ल किया गया। दरअसल साल 2013 की बात है। चरण सिंह के जो परिवार वाले हैं, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कृषि विभाग में काम करता है, इसके परिवार वाले इसके लड़की ढूंढ रहे थे और लड़की का सिलसिला, ढूंढने का जो सिलसिला था लड़की का, वो जाकर रुकता है जब परिवार की नज़र सीमा पर पड़ती है। अभी आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं ये सीमा है। परिवार वाले जब सीमा को देखते हैं उन्हें लड़की अच्छी लगती है, बातचीत होती है और इसके बाद चरण सिंह और सीमा को मिलवाया जाता है। दोनों की मुलाकात होती है तो जो चरण सिंह है वो अपने घर पर जाकर कहता है कि मुझे सीमा पसंद है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। लेकिन इधर जो सीमा है वो अपने परिवार को साफ इनकार करती है। वो कहती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी, उसे आगे कुछ काम करना है, थोड़ा समय बीत जाने पर वो सोचेगी। परिवार को जब बेटी इस तरीके से मना करती है तो उन्हें भनक नहीं थी कि बेटी किसी और से प्यार करती है और वो भी एक लड़की है। उन्हें लगता है कि हो सकता है इसका भी मन नहीं है, तो वो अपनी बेटी पर फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं और ज़बरदस्ती साल 2013 में ही चरण सिंह के साथ सीमा की शादी करवा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जब नई दुल्हन घर आती है तो रस्मों रिवाज, रीति रिवाज वो सारे निभाती है, लेकिन वो अपने पति से खिंची खिंची रहती, तनी तनी रहती। उसे अपने पति के साथ बैठना, बात करना पसंद नहीं था। वो चरण सिंह से चिढ़ने लगी थी। अब उसे ऐसा लगता था कि चरण सिंह ने उसकी ज़िंदगी में हाँ कर कर ये उसके परिवार के सामने ये कहकर कि उसे लड़की पसंद है, बहुत गलत काम किया है। अगर वो मना कर देता तो ये शादी नहीं होती। अब ऐसे में सीमा को लगता है कि उसे किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड से दूर जाना है और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो गांव में थी, उसके पास उसे वापस जाना था। तो लगातार चरण सिंह को लगता है उसकी पत्नी आई है, वो घूमने फिरने का प्लान बनाता है, कहता है कि हम हनीमून पर चलते हैं। कई बार वो कोशिश करता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप बने, लेकिन जो सीमा है वो लगातार कोई ना कोई बहाना बनाती, कई बार गुस्सा कर देती और ये सब देख के चरण सिंह को लगता है कि शायद उसकी बीवी जो है अभी उस माहौल में ढल नहीं पाई है। और ऐसे में सीमा को लगता है कि वो अगर अपने पति से दूर जाना चाहती है तो एक ही रास्ता है, गौना। दरअसल गौना क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है और शादी के बाद जब वो अपने
ससुराल जाती है, वहाँ से कुछ दिन के बाद उसका गौना होता है, जिसमें लड़की को वापस अपने मायके आना होता है और फिर उसका पति उसे लेने वापस जाता है। तो जो सीमा है, गौना का बहाना करती है और बोलती है कि देखो मेरा गौना होना है, मुझे अपने घर जाना है, तो मैं एक बार घर चली जाती हूँ, घर पे सबको मिल लेती हूँ, फिर आकर हम अपनी शुरुआत जो है ज़िंदगी की नई करेंगे। अब इस पर चरण सिंह को लगता है कि ठीक है, अब पूरे साजो सज्जा के साथ, पूरे रिवाज के साथ जो सीमा है उसका गौना होता है, वो अपने मायके आती है। अब सोचिए 2013 में शादी हुई, 2013 में ही गौना होता है, लेकिन करीब 7 साल तक ये लड़की अपने ही मायके में रहती है, ना ससुराल नहीं जाती। अब इस बीच में होता क्या है कि जब ये अपने घर पहुंचती है, मायके जाती है, तो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना शुरू कर देती है। और इसकी गर्लफ्रेंड की बात, यानी कि सीमा की एक गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में सीमा की 2 बहनें और थी, जिसमें से एक मैरिड थी और एक अनमैरिड थी। उनको ये सारी बातें पता थी कि उनकी बहन का अफेयर किसी लड़की के साथ है, जो गाँव की ही एक लड़की है। अब सीमा लगातार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहती, उसे अपनी दुनिया अच्छी लगने लगी और वो अब चरण सिंह के बारे में भूल गई। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आए, 1-2 मतलब महीने बीते, तब उसे याद आया कि अब उसे फिर से वापस जाना पड़ेगा और तब उसने अलग अलग तरीके के स्वांग रचने शुरू किए। उसने अपने परिवार में कहा कि चरण सिंह उसे सही नहीं रखता, मारता है, पीटता है, कई तरीके की चीज़ें कहीं, जिस पर परिवार ने बोला कि ऐसा भी नहीं है, अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें लग रहा है, तुम जाओ उसके साथ रहो, समय बिताओ। ऐसे करते करते चरण सिंह जो है वो भी अपनी पत्नी को लेने आ जाता है, तो सीमा साफ इनकार कर देती है। सीमा कहती है मेरा अभी जाने का मन नहीं है, मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं अपने घर में ही रहूँगी। चरण सिंह को उस वक्त लगता है कि नई लड़की है, इसकी शादी हुई है, नए नए घर में गई है, शायद ये पसंद नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। अब यहीं से चरण सिंह की गलती शुरू होती है। वो एक बार सीमा को रहने देता है, लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर हफ्ते हो जाते हैं, फिर महीने हो जाते हैं, और महीने कब साल में बदलते हैं किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगता। सीमा इतनी ज़्यादा बड़ी चालू होती है, इतनी ज़्यादा चातुर होती है, वो सीधे तौर पे ये करती है कि अपने आप को कहती है अपने परिवार से कि अगर उसे चरण सिंह के साथ भेजा या उसके ससुराल भेजा तो वो मर जाएगी, वो कुछ ऐसा कर लेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। और परिवार वाले अक्सर इस चीज़ में डर जाते। अब इधर जो दोनों बहनें थी वो भी अपनी बहन का साथ देती। वो क्यों देती? क्योंकि जो चरण सिंह है वो जब भी अपनी पत्नी से मिलने या उसे लेने के लिए घर पर आते या मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए जब भी बात करते, तो जो इनकी सालियाँ थी उनसे अक्सर फ्लर्ट करते, अलग तरीके से बातचीत करते, जो सालियों को पसंद नहीं आता कि उनके जीजा उनसे इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हैं। अब बहनों को लगा कि जो जीजा जी हैं वो भी अच्छे नेचर के नहीं हैं, और इसलिए वो अपनी बहन का सपोर्ट करने लगी, यानी कि सीमा का सपोर्ट करने लगी। ऐसे करते करते साल बीतते गए, 2 साल 3 साल बीत गए। अब चरण सिंह को लगा कि शायद जो सीमा है वो अब वापस नहीं आएगी, और वो ऐसे करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना अब वो जाकर आर पार फैसला कर ले, सारी चीज़ें सही से समझ ले कि आखिर क्या मैटर है। अगर ऐसा है तो आप शादी रोक मना कर दीजिए कि शादी किसी काम की नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो इस पर चरण सिंह लगातार जब साल बीतते गए, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, तब उसने परिवार से बात करता है और कहता है कि देखिए अगर आप अपनी बेटी भेज सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे फाइनल बताइए। इस पर परिवार वाले भी, यानी कि जो सीमा के परिवार वाले थे, वो भी चरण सिंह को घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। और अब ऐसे करते करते 7 साल बीत जाते हैं। साल आ जाता है 2020 में चरण सिंह सीमा को कॉल करता है, उसकी बहनों को कॉल करता है, बहुत ज़्यादा बहस होती है और बोलता है कई सारी चीज़ें, कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मैं किसी भी हालत में लेकर आऊँगा, अब चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। जब इस तरीके की बातें चरण सिंह करता है, तब सीमा को लगता है कि अब आने वाले वक्त में हो सकता है चरण सिंह उसे उस जगह से ले जाए और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए उस वक्त सीमा के दिमाग में आता है कि पहले तो उसने बहाना बनाया था चरण सिंह से दूर जाने का, गौना का, लेकिन अब उसे लगता है कि अगर चरण सिंह से उसे दूर होना है, अपने पति से अलग होना है, तो उसका एक ही रास्ता है, उसका कत्ल करना। इसके लिए सारी रात बैठकर वो सोचती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और फिर वो प्रॉपर प्लान तैयार करती है और प्लान के तहत अपनी बहनों को राज़ी करती है। वो अपनी बहनों को सारी कहानी बताती है, बहनें भी राज़ी हो जाती क्योंकि उन्हें उनके जो जीजा जी थे वो पसंद नहीं थे। अब ये सब हो जाने के बाद सीमा बोलती है कि देखो, एक आदमी का कत्ल करना है, हम मर्डर तो कर लेंगे, लेकिन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, चीज़ें छुपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए हमें एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में किसी आदमी का इंतज़ाम करो। तो सीमा की जो बहन थी बबीता, वो अपने एक दोस्त जो कि एक्स फौजी था उससे मदद मांगती है, उसको बताती है, जिसका नाम भियाराम था, उसको बताती है कि देखो ऐसा ऐसा कहानी है मेरे घर में और हमें कत्ल करना है, मेरे जिया जी बहुत गंदे, मतलब बहुत इस तरीके से बातें कहते हैं। भियाराम साफ तौर पे इनकार करता है। वो कहता है कि मैं मर्डर में साथ नहीं दूंगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। इस पर तीनों बहनें फिर से स्वांग रचती हैं और भियाराम के सामने एक्टिंग करती हैं। वो कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी नर्क हो गई है, हमारे परिवार वाले हमारा साथ नहीं देते, पति मुझे टॉर्चर करता है, और अगर आपने हमारी मदद नहीं की, हमें इस दुविधा से नहीं निकाला,
तो हम ऐसा कदम उठाएंगे जिससे हमारी मौत हो जाएगी, हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें भियाराम सुनता है तो उसे लगता है कि लड़कियां बहुत परेशान हैं, मुझे इनका साथ दे देना चाहिए। सामने वाला शख्स जो है वो हैवान है। भियाराम को यहाँ तक कहानी समझ में आ जाती है। अब प्लान के मुताबिक सीमा एक रोज़ अपने पति चरण सिंह को कॉल करती है और कॉल पर कहती है कि देखो, हमारी लाइफ में अब तक जो भी कुछ हुआ वो चीज़ें भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी आगे बिताना चाहती हूँ। मैंने अपने मायके में रह लिया, मेरा उस वक्त शादी करने का मन नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। ये सारी बातें सुन के चरण सिंह बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी जो अधूरी थी एक पत्नी के बिना, वो संवर जाएगी और काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसीलिए चरण सिंह अपनी बीवी को लाने निकल जाता है, मोटरसाइकिल उठाता है और सीधे गांव की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर कहानी टर्न लेती है। दरअसल जैसे ही चरण सिंह वहाँ पर पहुँचता है, सीमा से मिलता है, तो सीमा उसे कहती है कि अपनी जो तुम्हारी बाइक है उसको वहाँ पर ले लो, हम अपनी बहन यानी बबीता के घर चलते हैं, उसके रूम पर चलते हैं, वहाँ पार्टी करेंगे, हमने तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया है। चरण सिंह को लगता है ठीक है, काफ़ी दिन बाद मैं आऊँ, मेरी पत्नी मुझे खुश करना चाहती होगी, पार्टी देना चाहती होगी, और इसीलिए दोनों उस रूम पर पहुँचते हैं। रूम पर पहुँचते ही वहाँ देखता है चरण सिंह की जो दो बहनें थी, बबीता और प्रियंका, दोनों ही मौजूद थी। वहाँ पर पार्टी होती है, ड्रिंक्स होती हैं, और इसी बहाने से जो सीमा है वो नशीली दवाई अपने पति को ड्रिंक में मिलाकर पिला देती है। नशीली दवाई पीने के बाद जो चरण सिंह है वो बेहोश होता है। अब सीमा यहाँ पर पहले से उसने एक नशीला इंजेक्शन लाकर रखा था, वो भी अपने पति को लगाती है इस एवज में, क्योंकि उसे डर था कि नशीली दवाई से अगर हाँ ये बेहोश तो हो गया और जब हम इसका कत्ल कर रहे होंगे, जब हम इसे मार रहे होंगे या गला दबा रहे होंगे और अचानक से इसकी आंख खुल जाए तो हम क्या करेंगे, इसलिए वो डबल डोज देती है। एक ड्रिंक में मिलाकर नशीली दवाई देती है और एक इंजेक्शन के तहत देती है, ताकि पूरी तरीके से वो बेहोश हो जाए और 3-4 घंटे तक उसे होश बिल्कुल ना आए। अब इंजेक्शन देने के बाद जब पति पूरी तरीके से बेहोश होता है, कुछ भी उसे होश नहीं रहता, तब ये जो तीनों बहनें हैं ये उसका गला दबाती हैं। सीमा अपने पति के ऊपर चढ़ती है, बेरहमी से उसका गला दबाती है और फिर नाक के पास उंगली लाकर चेक किया जाता है कि वो मर गया या नहीं। जब उन्हें लगता है कि वो मर गया है, इसके बाद ये तीनों बहनें बड़े ही आराम से उस लाश को बाथरूम में लेकर जाती हैं और वहाँ पर उन्होंने पहले से ही बड़ा सा हथियार, इलेक्ट्रिक कटर लेकर रखा हुआ था, मिक्सी लेकर रखी हुई थी, जिसके ज़रिए उस लाश के टुकड़े किए जाते हैं। सबसे पहले सिर को काटा जाता है और सिर काटने के बाद ये जो लड़की है, जो सीमा है, जो पत्नी है, ये कोशिश करती है मिक्सी में उस सिर को पीसा जाए, लेकिन जब मिक्सी में वो ये काम नहीं कर पाती तो उसे समझ में आता है कि सिर पीसना बड़ा मुश्किल है। वो कोशिश करती किसी भी तरीके से उस सिर से वो ऐसा कुछ कर दे ताकि पहचान ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और फिर वो पन्नी में पैक करना शुरू करती है। इसके बाद बाकी के जो टुकड़े थे वो एक एक करके पीसे जाते हैं मिक्सी में, इसलिए पीसे जाते हैं ताकि वो इतने बारीक हो जाएँ, इतने छोटे हो जाएँ कि आराम से उन्हें कीड़े मकोड़े मिट्टी में मिल जाएँ, कुत्ते खा लें, जो जंगली जानवर हैं वो खा लें। और इसके बाद जब पुलिस कभी भी इस बारे में पता लगता है तो टुकड़े पुलिस को ना मिले, जिसके ज़रिए कोर्ट में ये मामला जो है कभी भी साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब लाश ही नहीं मिलेगी, सिर मिला, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो चीज़ें जो हैं वो इनके फेवर में रहेंगी और ये बच जाएंगी, इनको ऐसा लगता है। और इसीलिए बड़े ही बारीकी से टुकड़े किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में पीसा जाता है, मिक्सी के अंदर रख के एक एक टुकड़ों को पीस कर पॉलीथीन में भरा जाता है। पॉलीथीन में भरने के बाद जो खून था, जितना भी घर में लग गया था, जो बाथरूम में फैल गया था, उसको धोया जाता है फिनाइल वगैरह डालकर, बाकायदा एक एक जगह, दरवाज़ा, जो भी आपकी खिड़कियाँ वहाँ पर होती हैं, हर एक चीज़ को ये बहनें बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही चतुराई से साफ़ करती हैं। अब यहाँ पर काम आता है भियाराम। भियाराम को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अब हमने ये काम तो कर दिया है, तुम्हें किसी भी तरीके से इन लाश को अब ठिकाने लगाना है। अब इन बहनों के पास स्कूटी थी, एक्टिवा थी, उसी पर बैठकर ये बहनें जो हैं, जिसने कत्ल किया, यानी जो सीमा थी, जो पत्नी थी, उसको पहले घर छोड़ती हैं और दोनों बहनें में से एक बहन घर पर ही रहती है, जिस रूम में मर्डर किया गया था वहाँ पर सफाई वगैरह करती है, और भियाराम और दूसरी बहन, एक और जो बहन थी, वो उस स्कूटी पर उन पोटलियों को रखते हैं। अब इसके बाद वो कहाँ जाते हैं, कहाँ लाश फेंकते हैं, जो कटा सिर था वो कहाँ पर फेंका जाता है, और इसके बाद जब पुलिस को भनक मिलती है तो कैसे उस पॉलीथीन के ज़रिए, यानी जिस पॉलीथीन में इन्होंने पोटली बनाई थी, जिस पॉलीथीन में इन्होंने पोटली बनाकर जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको पूरे शहर भर में फैलाया था, 150 किलोमीटर के अंदर तक फैलाते चले गए थे, आखिर कैसे पूरा जो केस है वो खुलता है और कैसे पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है, आप वो भी समझिए। देखिए, ये जो महिला जो सीमा है, ये किसी कसाई से कम नहीं है, और कसाई जो काम करता है, कसाई को भी थोड़ी बहुत उसके अंदर रहम होती होगी, दर्द होता होगा, दया भावना होती होगी, लेकिन जब सीमा अपने पति का कत्ल कर रही थी उसके अंदर कोई भी रहम
नहीं था। अब जिस तरीके से सीमा अपने घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया था दोनों बहनों के मुताबिक। बहनों को लग रहा था कि जीजा जी जो छेड़ते थे, और बीवी को लग रहा था कि अब तो रास्ते का कांटा हट गया है, अब उसकी सहेली के साथ उसे कोई और दूर नहीं कर सकता है। अब यहां तक तो जो आपने कहानी समझी, अब उस कहानी के आगे की मोड़ के बारे में आप समझिए। ये इन्होंने क्या किया, काले पॉलिथीन में इन्होंने बॉडी को पैक किया, और उस काले पॉलिथीन को फिर इन्होंने एक दूसरे पॉलिथीन में रखा जो उन्होंने लोकल मार्केट से लिया था। मान लीजिए आप कई लोकल मार्केट में जाते हैं, जो छोटे इलाके होते हैं, उन प्लास्टिक की पॉलिथीन जो रहती हैं उसमें उनकी दुकानों के नाम लिखे रहते हैं, जैसे बबुआ स्टोर्स हो गया, या कपड़े की दुकान के जो रहते हैं, जो प्रिंटेड रहते हैं पॉलिथीन बैग्स, पीले रंग के जो होते हैं ज़्यादातर, तो उस में दुकान की डिटेल लिखी रहती है, फ़ोन नंबर लिखा रहा होता है, और सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं। तो काले पॉलिथीन में मांस या जो लोथरे थे उसको उसमें पैक कर कर, जो खून का रिसाव कहीं और ना फैले, तो इसलिए बड़े वाले पॉलिथीन बैग में उन्हें रख दिया गया। सर वाला जो हिस्सा था वो बहुत बड़ा था, तो उसे बकायदा एक अलग से पॉलिथीन बैग में रखा गया। हाथ पैर जो काटे गए थे, क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, बड़ी थी, तो उन्हें भी एक अलग अलग पॉलिथीन बैग में रखकर अच्छे तरीके से बांध दिया गया। अब हर एक सोचिए, उस कमरे के अंदर बहुत सारे ऐसे काले पॉलिथीन पड़े हुए हैं। कुछ पॉलिथीन बैग्स को उन्होंने बड़े वाले पॉलिथीन बैग में ट्रांसफर कर रखा है। अब जिम्मेवारी आती है कि कैसे कैसे किस किस बॉडी पार्ट्स को कितनी दूरी पर हमें फेंकना है ताकि कोई हमें पकड़ ना पाए। इसके बाद स्कूटी की डिक्की से लेकर कार की डिक्की तक हर जगह जितने हो सकते हैं उतने बॉडी पार्ट्स को रखा जाता है, और उन स्कूटी के जरिए या क्या एक्टिवा के जरिए लगभग 150 किलोमीटर में और कई दिनों तक ये बॉडी पार्ट्स को यूं ही फेंकते हुए चले जाते हैं। खुद जब पुलिस के पास एक बालिया बयान में जो सीमा की बहनों ने कहा, जो बबीता और जो दूसरी उसकी जो बहन है, उनका यह कहना है कि बिहाराम के साथ वो कार के अंदर बैठी, पीछे डिक्की में उन्होंने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स रखे, और आगे वाली सीट में भियाराम के साथ वो हंसी मजाक करते हुए बैठती है, और रास्ता देखते हुए, जब आप 20 सड़क में कम से कम जो 80-100 की रफ्तार में कोई गाड़ी भगा रहा होता है, उस वैसी वाली सड़क पर जाकर वो पीछे से डिक्की से पॉलिथीन निकालती और रास्ते में फेंक देती ताकि किसी को भी भनक ना लगे। जब पुलिस ने सारे बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए उनसे पूछा कि आपने कौन से इलाके में फेंका है, इन अपराधियों को जरा सा भी ज्ञान नहीं था, या जरा सा भी बोध नहीं था, या उस इलाके के बारे में जानकारी नहीं थी। उनका यह कहना था कि हम जहां तहां गाड़ी रोक देते, हम ये नहीं देखते कि आसपास या कौन सा इलाका है, सिर्फ ये सुनिश्चित करते थे कि यहां पर जानवर खा सकते हैं, सूखा है, यहां फेंक दो तो किसी को भनक नहीं लगेगी। और इसी तरीके से ये लोग निकल जाते हैं वारदात वाली जगह से। लगभग मेरठ करके एक जगह है, वहां पर राजस्थान के अंदर ही, जो उस इलाके से 150 किलोमीटर दूर है। उस 150 किलोमीटर के रोड पैच पर आसपास सुनसान रहता है, हर जगह वो लाश फेंकते हुए निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर एक गलती वो करते हैं। गलती क्या करते हैं, जो सर वाला हिस्सा था, क्योंकि वो बड़े पॉलिथीन में था और उसको ठिकाना लगाना वो कि रास्ते में फेंक देते, तो उन्हें लगा कि पुलिस उन तक पहुंच सकती है। इसलिए सीमा के घर से लगभग जो मायके वाला जो घर था उससे 100 मीटर दूर एक नहर या कहें नाले का एक बहुत बड़ा नाला बना हुआ, सीवर बना हुआ था, उस जगह उन्होंने उससे बॉडी जो सर वाला हिस्सा था, हाथ वाले जो हिस्से थे, उसको बांधकर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि नहर का जो पानी है, ये जो सीवर है काला है, इसमें किसी को क्या पता लगेगा और इसमें जो लाश है वो अच्छे तरीके से सड़ गल जाएगी और तुरंत ही किसी को पता नहीं चलेगा और नाली की वजह से बदबू भी नहीं आएगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी एक बहन पूरे शहर भर में लाश के टुकड़े फेंक रही थी, सर और जो हाथ वाला हिस्सा था उस नाली में फेंका गया और इंतजार किया गया कि ये आराम से बहकर दूर कहीं आगे निकल जाएगी। लेकिन परिवार यहां पर बेचैन हो रहा था, चरण सिंह घर पर नहीं आ रहे थे और इसलिए परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। फिर पता लगाने की कोशिश की गई कि पति देव कहां पर है। यहां पर सीमा ऑस्कर लेवल एक्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। मायके से लेकर परेशान कि मेरे पति आपको मिले क्या, मेरे पति कहां पर हैं, क्या हैं, जो हो सकता था उस एक्टिंग में उसने बड़े बड़े एक्टर्स को मात देते हुए पुलिस से लेकर अपने ससुराल वालों से लेकर मायके में खुद के माता पिता तक को बेवकूफ बनाया और दोनों बहनों ने उसका साथ भी दिया। पति की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन जो नाले की साफ सफाई करते हैं उन्हें पहली बार एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि मर्द का सिर मिला है पॉलिथीन बैग के अंदर। पुलिस फौरन ही भागते भागते थाने से वहां पहुंचती है। पहली बार
पुलिस को शक होता है कि देखो ये जो चरण है ये तो मिलने अपनी बीवी से गया था और बीवी कह रही कि पता नहीं वो कहां पर चले गए हैं। पुलिस को अंदर अंदर शक होता है, वो इस बात की तस्दीक या बिना सबूत के इल्जाम लगाना नहीं कर सकते। उस पॉलिथीन बैग को निकालते हैं जो नाली में था, उसको साफ सफाई करते हैं, उससे जो सर निकलता है उसे रख कर शिनाख्त करवाई जाती है, तो पता लगता है कि ये चरनी है। अब सबूत के आधार पर क्या करेंगे, कहां पर गाड़ी है, कोई चीजें नहीं मिल रही है, ना कोई चीजें समझ में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सबूत था वो जो पीले रंग की जो पॉलिथीन जब साफ सफाई किया गया तो उसमें दुकान का एड्रेस, दुकान का जो फोन नंबर, हर चीज लिखी थी। क्योंकि छोटा इलाका था, उस इलाके में जाकर पुलिस पूछताछ करती है कि क्या आपकी दुकान की प्लास्टिक के दुकानदार देखती, बोलते हैं हाँ ये तो हमारे यहाँ की प्लास्टिक है। और ये जो पॉलिथीन बैग है, उस पॉलिथीन बैग की जब बहुत सारी कुंडली खंगाली गई, समझा गया कि पॉलिथीन बैग कैसे कैसे कब कब गया होगा, तो अब पता लगा कि उस दुकान से सीमा ने कई बार खरीदारी की है और दुकानदार ने खुद कहा अपने मुंह से कि सीमा एंड फैमिली के घर पर ये पॉलिथीन गई है और हाल ही में गई है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से याद है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सबूत लग चुका था, एक ऐसा पॉलिथीन जो उस इलाके का से है और वो सीधे तौर पर सीमा के घर पर गया है। यहाँ पर सीमा हर एक नज़र पर रखी हुई थी कि पुलिस कब कहाँ पर जा रही है। पहली बार सीमा को लगा कि फंस जाएगी, लेकिन पुलिस और भी ज़्यादा सबूत तलाशना चाह रही थी, इसलिए तमाम सीसीटीवी फुटेज को एक साथ एकत्रित किया गया और पूछा गया कि भैया जरा बताया जाए कि चरण कब कब और कहाँ कहाँ, और जो इनके उस दिन की जो रूटीन थी, कब कब क्या क्या कर रही थी, उसके बारे में डिटेल निकाली जाए। जो चीज़ें इन सीमा उनकी बहनों ने बोली, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, जो उनकी फ़ोन की लोकेशन थी, कोई भी ऐसी चीज़ इनके बताए हुए चीज़ों से नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि जो उनकी जो फ़ोन की जो डिटेल्स थी, जो लोकेशन थी, वो भी उसी एक इलाके की थी। तो ऐसे में पुलिस को लगा कि ये अच्छी तरीके से नहीं मान सकती, बाकायदा महिला कांस्टेबल्स को बुलाया जाता है और अच्छी तरीके से जो पुलिस का खातिरदारी होती है उससे पूछा जाता है कि आप सच बता दीजिए, क्योंकि सबूत तो आपके खिलाफ हैं, बस आपकी जुबान खोलने की जरूरत है। अगर आप जुबान खोलेंगी तो हो सकता है कम सजा मिले, लेकिन वहां पर भी एक्टिंग कम नहीं हो रही थी। बार बार ये जो दोनों बहनें हैं ये कह रही थी कि जीजा जी तो हमारे साथ फ्लर्ट करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, हम तो उन्हें पसंद नहीं करते थे, हमें नहीं पता। यहां सीमा को लग रहा था कि अगर वो सच बोल देगी तो अपनी महबूबा या जो सहेली है जिसके साथ वो अक्सर हमबिस्तर होती है, उससे वो प्यार नहीं कर पाएगी और इस प्यार के लिए वो कई दिनों तक पुलिस को छकाती रहती है। लेकिन कहते हैं कि जो पुलिसिया जो तरीका होता है वो अच्छे अच्छों के मुंह खोलने पर मजबूर कर देता है, और सीमा भी उन्हीं में से एक थी। और सीमा पहली बार अपना गुनाह कबूल करती है। जो थाने में जितने भी लोग उससे पूछताछ कर रहे थे वो 4-4, 5-5 कदम पीछे चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिस औरत से वो पूछताछ कर रहे हैं उस औरत ने अपने पति के तो बोटी बोटी काट कर किसी कसाई की तरह पीस भी डाला है, उसने कीमा बना डाला है, और ये एक औरत कर रही है, एक ऐसी औरत जिससे अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद भी लगभग 5-6 साल उस घर पर रही और वहां से फिर अपने मायके जाती है और वापस आने का नाम नहीं लेती है। तो शादी के इतने सालों बाद भी क्या चीजें हुई हैं पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो कहती है कि सर मुझे अपनी सहेली से मोहब्बत था और अपने पति से सख्त नफरत थी। पुलिस पूछती है कि ठीक है, सहेली से तो प्यार होता है, दोस्ती यारी होती है, दोस्ती यारी में तुमने मर्डर कर दिया। वो कहती है कि सर मुझे दोस्ती यारी नहीं, मुझे उससे इश्क है, लव है, और मैं उसके साथ कई बार हम बिस्तर हो चुकी हूं और मुझे जो उसके साथ सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने पति के साथ नहीं मिलता और मैं उसे गंदा समझती हूं, और इसलिए मैंने सोचा कि पति को रास्ते से हटा दिया जाए। क्योंकि अब कई साल हो चुके थे, वो जानबूझकर अपने ससुराल नहीं जाती थी, मायके वाले भी दबाव बनाते थे। अब उसे लग रहा था कि इस बार अगर उसका जो पति लेने आएगा तो उसे जाना ही पड़ेगा, और इस जाने से बचने के लिए, ससुराल जाने से बचने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना पति को रास्ते से हटाकर एक ऐसी परफेक्ट टाइम वाली प्लानिंग की जाए जिसमें लाठी भी टूट जाए और किसी को चोट भी ना लगे। और इसी तरीके से उसने प्लान बनाया कि लाश को 150 किलोमीटर तक फैला दिया, एक्टिंग की और किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि पति उससे मिलने आया था। लेकिन इसके बाद फिलहाल के लिए जो तस्वीर है ये अरेस्ट की उस वक्त की ही तस्वीरें हैं जब सीमा को अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन अभी भी इन पर केस चल रहा है और लगभग वो हर सुनवाई में जाते भी हैं, लेकिन अभी भी सजा मिलनी बची है। हम जो भी इस केस में अपडेट होगा और सीमा को कितनी सजा और कब तक मिलेगी सजा, इस पर पैनी नजर बना के रखेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।